सोनी लिव की स्कैम सीरीज पड़ गई उन पर ही भारी। हर्षद मेहता स्कैम द तेलगी स्टोरी में अच्छा खासा व्यूअर अटेंशन मिलने के बाद अब सोनी लिव ने एक नई सीरीज लॉन्च करा था, जिसमें 2010 में सहारा इंडिया परिवार ने अपने इन्वेस्टर्स के साथ 25,000 करोड़ का फ्रॉड किया था। सहारा पर निवेशकों के करीब 24,000 करोड़ रुपए वापस नहीं करने का आरोप। सुप्रीम कोर्ट में देश में सहारा की 86 संपत्तियों की लिस्ट भी दी है जिन्हें बेचा जा सकता है, लेकिन आज तक ना इसका कोई फाइनल डिसीजन नहीं निकला। इसलिए सहारा इंडिया परिवार ने सीरीज के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और जो भी सीरीज में इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ लीगल एक्शन ही ले लिया। लेकिन ये स्कैम है क्या, चलो समझते हैं आज के इस वीडियो में। ये स्कैम कैसे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, इसके बारे में जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्कैम के पीछे कौन है। सुब्रता रॉय, जो कि सहारा इंडिया परिवार के फाउंडर और चेयरमैन है, उनका जन्म ना 10 जून 1948 में बिहार में होता है। देखो, जिस तरीके से रिलायंस एक कॉन्ग्लोमरेट बिजनेस है, मतलब अलग अलग बिजनेसेस में है, जैसे कि रिलायंस रिटेल, रिलायंस जियो, रिलायंस ऑयल एंड पेट्रोलियम, उसी तरीके से ना सहारा इंडिया परिवार भी अलग अलग बिजनेसेस में, जैसे कि फाइनेंशियल सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन, मास मीडिया, रियल एस्टेट, स्पोर्ट्स, पावर, मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल एजुकेशन, ई कॉमर्स, हॉस्पिटल, मैं नाम लेते लेते थक जाऊंगी, लेकिन इनके बिजनेसेस नहीं। ये ग्रुप 2000 से ही इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम, इंडियन नेशनल हॉकी टीम, बांग्लादेश नेशनल क्रिकेट टीम, फोर्स इंडिया फॉर्मूला 1 टीम का फ्लैशबैक की तरह टाइटल स्पॉन्सरशिप बनता आ रहा है। अगर आप बात करोगे कि इनके पास कितने पैसे हैं, तो कंपनी की वेबसाइट के अकॉर्डिंग इनके पास 2,59,900 करोड़ वर्थ के एसेट है। इतना अच्छा खासा बिजनेस है, एसेट्स है, फिर भी सहारा इंडिया परिवार की ये दो कंपनीज, सहारा इंडिया रियल एस्टेट लिमिटेड, सहारा हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 25,000 करोड़ का फ्रॉड किया, जो कि उनके एसेट्स का सिर्फ 10% हिस्सा है। कुछ लोग मानते हैं स्कैम है, कुछ लोग मानते हैं ये नहीं है। चलो समझते हैं कि ये है या नहीं है। ये कहानी ना 2010 तक पीछे जाती है। उस समय ना सहारा परिवार की कंपनी सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड अपना ना आईपीओ लाना चाहती थी। अब आईपीओ लाने का एक प्रोसेस होता है, जिसमें ना कंपनी को पहले DRHP मतलब ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट एक डॉक्यूमेंट होता है, जो कि ना सेबी के पास फाइल करना होता है। अब इस डॉक्यूमेंट में कंपनी की पूरी इंफॉर्मेशन होती है कि उन्होंने पास्ट में कैसे किया है, प्रेजेंट में कैसा कर रहे हैं, फ्यूचर में उनके क्या प्लान्स हैं। जैसे कि सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड का प्लान था कि उन्होंने रेल सिस्टम, ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शन करनी, लेकिन जब सेबी ने धीरे धीरे करके डॉक्यूमेंट को पढ़ना शुरू किया, उनको एक अजीब सी चीज़ मिली। उन्होंने देखा कि सहारा परिवार की कंपनीज सहारा इंडिया रियल एस्टेट लिमिटेड और सहारा हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 19,000 करोड़ 3 करोड़ इन्वेस्टर से रेस किए, पर सेबी के पास ना तो कोई इंफॉर्मेशन और ना ही कोई रिकॉर्ड है। ये कैसे? वहीं पर ना सहारा ग्रुप जवाब के साथ तैयारी बैठा था। उन्होंने कहा कि हमने ये जो फंड रेज किया है वो पब्लिकली आईपीओ के थ्रू नहीं किया, बल्कि OFCD के थ्रू किया, ऑप्शनली फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर। ये एक ऐसी डेट सिक्योरिटी होती है जिसमें ना कंपनी को हम सब इन्वेस्टर्स पैसा देते हैं और वो हमें इन रिटर्न इंटरेस्ट पे करते हैं। आपने एक यहाँ पर नाम सुना है ऑप्शनली, तो यहाँ पर ना हमारे पास ऑप्शन होती है कि जितने पैसे हमने कंपनी को दिए हैं उनसे इंटरेस्ट लेने के बजाय उसको ना हम नंबर ऑफ शेयर्स पे कन्वर्ट करवा सकते हैं, जिससे हम कंपनी के हिस्सेदार बन जाएं। तो ये एक ऐसी डेट सिक्योरिटी है जो कि ना एक हाइब्रिड प्रोडक्ट है, जिसको रजिस्टर ऑफ कंपनी गवर्न करती है। और सहारा ग्रुप ने कहा कि हमने उनसे परमिशन ली हुई है, पर कंपनी के एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई कंपनी एक समय पर 50 से ज़्यादा लोगों से फंड रेज करती है, तो वो कोई प्राइवेट फंड रेज नहीं रहता, बल्कि पब्लिक फंड रेज बन जाता है। और यहाँ पर तो हम 3 करोड़ इन्वेस्टर्स की बात करें, तो यहाँ पर सेबी के इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेबी की ना यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट 2 बहुत बड़े कारण से होती है। पहला कारण, सहारा ग्रुप का कहना था कि उन्होंने ये जो फंड रेज किया है अपने एम्प्लॉयज़, जिसमें 10 लाख एजेंट और 2,900 ब्रांचेस में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनसे किए। पर सेबी को पता चलता है कि उन्होंने ये इंफॉर्मेशन अपने एम्प्लॉयज़ के थ्रू पब्लिक तक पहुंचाई है। दूसरा कारण, सेबी को ना 2 कंप्लेंट्स मिलती है। एक कंप्लेंट मिलती है 25 दिसंबर 2009 को, जिसका नाम तो नहीं बताया गया,
दूसरी कंप्लेंट मिलती है 4 जनवरी 2010 को, जिस पर्सन का नाम था रोशन लाल। उसने बताया कि जो सहारा ग्रुप का हाउसिंग बॉन्ड डिबेंचर है वो ना रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहा। तब जाकर ना सेबी सहारा परिवार का जो इन्वेस्टमेंट बैंकर इनाम सिक्योरिटी से पूरी कुंडली मांगती है, लेकिन कोई सेटिस्फेक्शन नहीं। अब सेबी सीधा एक लेटर लिखती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर को और बताती है कि सहारा ग्रुप की ये दोनों कंपनीज सहारा इंडिया रियल एस्टेट लिमिटेड, सहारा हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने फंडरेज तो की है, लेकिन उनका कहना है कि ये फंडरेज उन्होंने फैमिली मेंबर से किए। पर बात कुछ और ही, इसलिए ना सेबी दोनों कंपनीज को ऑर्डर देती है कि उनको पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए कि कब जो फंडरेज हुआ है, कब क्लोजिंग डेट है और कितनी अलॉटमेंट हुई है। तो अब शुरू होता है दंगल, क्योंकि ना सहारा ग्रुप उल्टा सेबी को जवाब देता है कि हम एक अनलिस्टेड कंपनी है, तो कायदे के हिसाब से हमें गवर्न रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी करती है, ना कि तुम सेबी। इतना सब कुछ होने के बाद सेबी सीधा फैसला सुनाती है कि सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड कंपनी ना तो आईपीओ ला सकती है, दूसरा सहारा परिवार को सारी इंफॉर्मेशन अभी डिस्क्लोज करनी होगी। लेकिन ना ये बात सुब्रता रॉय को बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी, इसलिए पहले वो इस केस को ना अहमदाबाद हाई कोर्ट में लेकर जाते हैं, जहां पर कोर्ट ये फैसला सुनाती है कि सेबी अभी कुछ समय के लिए एक्शन नहीं ले सकती। लेकिन यहाँ पर भी कोई अच्छा सोल्यूशन नहीं निकलता, इसलिए ना इस केस को फिर दिल्ली हाई कोर्ट में रेफर किया जाता है, जहां पर कोर्ट दिसंबर 2010 में सुब्रता रॉय और उसके साथ साथ ना 4 ऑफिशियल्स पर 25,000 करोड़ इन्वेस्टर से झूठ बोलकर रेस करने पर प्रोसीडिंग शुरू करवाती है। लेकिन यहाँ पर भी ना केस आगे नहीं बढ़ पाता, इसलिए फाइनली इस केस को फिर सुप्रीम कोर्ट को रेफर किया जाता है, जहाँ पर मई 2011 में सुप्रीम कोर्ट पहले तो OFCD स्कीम को कैंसिल करवाती है, फिर सुब्रता रॉय को ऑर्डर देती है कि उन्होंने जितने भी इन्वेस्टर्स ये फंड रेज किए है उनको ये सारी इंफॉर्मेशन, सारे पैसे अभी के अभी वापस करने होंगे। इस काम का जिम्मा ना सुप्रीम कोर्ट पर था, इसलिए अक्टूबर 2011 में सुप्रीम कोर्ट पहले SAT कमेटी बनाती है, जो कि ना ध्यान दे कि सहारा ग्रुप ने 17,600 करोड़ 15% इंटरेस्ट के साथ इन्वेस्टर्स को रिफंड कर दे। लेकिन इस अनाउंसमेंट पर सहारा ग्रुप फिर से सुप्रीम कोर्ट वापस जाता है और उनसे विनती करता है कि इस अमाउंट को ना कम किया जाए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस अमाउंट को कम करके 17,400 करोड़ कर देती है और सिर्फ 3 हफ्ते का समय देती है कि सहारा ग्रुप को या तो ये सारे पैसे कैश में देने होंगे या फिर उनके पास जितने भी प्रॉपर्टीज और एसेट्स हैं उनको सीज करके पेमेंट करवाई जाएगी। 14 जून 2012 में जब सुप्रीम कोर्ट में आखिरी सुनवाई थी, तो उस समय ना सहारा ग्रुप ने 30 अप्रैल 2012 तक के जितने भी फाइनेंशियल क्लेम्स थे कि उन्होंने 93% इन्वेस्टर्स को पैसे वापस कर दिए, जो कि है अमाउंट 23,600 करोड़। अभी सिर्फ रहता है कि 2260 करोड़ ही बाकी हैं, जो कि ना वो कुछ समय के अंदर पे कर देंगे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने पूरी एक डिटेल रिपोर्ट मांगी तो सहारा ग्रुप के पास दिखाने कुछ था ही नहीं। तो ऐसे पॉइंट पर सेबी ने ना बिना देरी करते हुए सहारा ग्रुप को सारे के सारे पैसे सेबी के अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए कहा और साथ ही 144 न्यूज़पेपर्स पे 4 बार एडवर्टीजमेंट भी करवाई कि जिनके भी इन्वेस्टर्स के पैसे हैं वो आके अभी के अभी रिफंड ले सकते हैं। हैरानी की बात पता यहाँ पर क्या है, 14 अक्टूबर 2014 तक पता कितने इन्वेस्टर्स आ गए रिफंड लेने के लिए? सिर्फ 4,600 इन्वेस्टर्स। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मेरा ना ऐसा बोलने के पीछे भी एक कारण है, क्योंकि ना 2012 में सहारा ग्रुप का क्लेम था कि उन्होंने ना 127 ट्रक में 3 करोड़ इन्वेस्टर्स की इंफॉर्मेशन सेबी के ऑफिस में पहुंचाई थी। लेकिन ना उस समय सेबी के ऑफिस आवर्स नहीं थे, इसलिए उन्होंने सारी ही इंफॉर्मेशन को रिजेक्ट कर दिया, जिस पे सहारा ग्रुप का कहना था कि 25% इन्वेस्टर्स की इंफॉर्मेशन थी। अब यहाँ पर सहारा ग्रुप पर सेबी ने कहा कि हमने ना जब 2011 में सहारा ग्रुप से इंफॉर्मेशन मांगी थी तो उन्होंने हमें एक CD दी, जिसको एनालाइज करना इतना ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि कुछ केसेस में नाम मिसिंग था, कुछ केसेस में एड्रेस मिसिंग था, तो हम उसको एनालाइज कैसे करें। दूसरा कारण, सहारा ग्रुप का क्लेम था कि उन्होंने ना जितने भी इन्वेस्टर्स को पैसे पे किए उसका ना TDS इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पे किया है। अब जब एक गवर्नमेंट बॉडी को प्रूफ मिल सकता है तो दूसरी गवर्नमेंट बॉडी को प्रूफ क्यों नहीं मिल रहा? वहीं पर आपको पता है पिछले 10 सालों में सेबी के पास कितने अकाउंट्स और कितने एप्लीकेशन फॉर्म्स आए हैं? 138 करोड़ के। हजारों करोड़ों पैसे ऐसे अकाउंट में पड़े
इसलिए जब 14 नवंबर 2023 में सहारा ग्रुप के फाउंडर सुब्रता रॉय की हेल्थ इश्यूज की वजह से डेथ हो जाती है, उस समय ना सरकार डिसाइड करती है कि इन सारे पैसों को सेबी के अकाउंट से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और जिन इन्वेस्टर्स ने रिफंड लेना है उनके लिए ना CRCS सहारा रिफंड पोर्टल बनाया गया ताकि वो आकर रिफंड आज भी ले सकते हैं। तो ये केस ना एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बन चुका है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। सोर्सेज का लिंक आप सब लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।